This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, Sin textbook board Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। इसके जो टॉपिक्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स और लाइसोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करने से पहले कुछ जो जनरल बातें हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, और इसके बाद हम इसको कहते हैं कि ये यूनिवर्सली तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया और जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें ये मौजूद नहीं होता। और जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन है वो भी ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये आप जो मैट्रिक लेवल की जो बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप ये पहले भी पढ़ के आ गए हैं, शायद वहाँ पे ये मौजूद है। तो हम अब पढ़ते हैं कि आपके बुक के हिसाब से जो है आपके कोर्स में क्या इंक्लूड है। माइटोकॉन्ड्रिया आर chondriosomes are universally present in the cytoplasm of animals and plants। जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं या फिर कॉन्ड्रियोसोम्स जिसको कहा जाता है वो यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है जो एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में। तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि साइटोप्लाज्म जो है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस तक का जो पोर्शन होता है उसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया जाता था, जिसमें जो सेमी फ्लूइड होता है और जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक और तरह का जो ऑर्गेनेल जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं वो पाया जाता है। ये बात हो रही यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट सेल के बारे में। इट मीन्स कि ये यूनिवर्सली ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता मोस्टली। They appears as minute granular vesicles, rodlets, threads or strings depending upon physiological conditions of cell। ये अपेयर होता है माइन्यूट ग्रेन्यूल्स में, वेजिकल्स में, रोडलेट्स, थ्रेड्स और स्ट्रिंग्स के में डिपेंड होता है ये कि उस सेल की फिजियोलॉजिकल जो कंडीशन है वो किस तरह की है। They are seen to be in constant motion in living cell। ये हमेशा मूवमेंट में रहता है, यानी हमेशा हिलता रहता है। जो साइटोप्लाज्म में जहाँ पे ये मौजूद होता है वहाँ पे ये मूवमेंट के फॉर्म में हमेशा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक सेंटर है, ये जहाँ जो एरोबिक रिस्पिरेशन है उसका ये सेंटर है। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कराती चलूँ कि रेस्पिरेशन और इनहेलिंग को लोग अक्सर या ब्रीथिंग जिसको हम कहते हैं उसको मिक्स करते हैं। तो रेस्पिरेशन हमेशा सेलुलर लेवल पे होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सेल के अंदर जो ब्रेकडाउनिंग होती है फूड की उसको जो और उसके नतीजे में जो रिलीज होती है वहाँ से एनर्जी वगैरह, इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पिरेशन। जबकि जो इनहेलिंग का या फिर जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। आप जैसे कि मुंह से सांस लेते हैं, नाक लेते हैं, फिर डिफरेंट उसके थ्रू नालियों के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, ये सब एक अलग प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इनहेलिंग। जबकि जो सेलुलर लेवल पे होती है इन द प्रेजेंस ऑफ O2 सेल में जो ब्रेक डाउनिंग होती है फूड की और वहाँ से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पिरेशन। तो ये रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। Each mitochondrion is approximately about 0.2 to 1 nanometer in diameter and about 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग। अब इसका अगर हम इसके साफ्ट को अगर हम देखते हैं, स्ट्रक्चर को इसको अगर हम देखते हैं तो इसके साइज जो है वो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 0.2 से लेके 1.0 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। और अगर हम इसकी लेंथ को देखते हैं तो ये 10 माइक्रोमीटर जो है इसकी लेंथ होती है। There are two thin membrane which form the boundary of mitochondrion। यहाँ पे जो है दो थिन मेम्ब्रेन होती है, पतली मेम्ब्रेन होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी बाउंड्री को बनाती हैं।
बोथ मेम्ब्रेन्स आर फाउंड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है ये बात कि जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती है, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, या फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, या फिर कोई भी मेम्ब्रेन हो, वो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। मोस्टली फॉस्फोलिपिड से ये बनी हुई होती है। The inner membrane form irregular incomplete partition called cristae। जो इनर मेम्ब्रेन होती हैं वो इरेगुलर या फिर उसके अंदर कुछ पार्टीशन से बनाती है, इनकम्प्लीट कुछ पोर्शन उसमें बनाती हैं, जिसको क्रिस्टी का नाम दिया गया है। The interior of the mitochondrion contain fluid-like organic matrix with a number of chemical compounds in it। अब उसके जो इंटीरियर जो पोर्शन होता है उसमें कुछ फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं या फिर कुछ फ्लूइड उसमें मौजूद होता है, जिसमें ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जिसमें हमने साइटोप्लाज्म में जो होता था फ्लूइड, जो सेमी फ्लूइड होता था, बिल्कुल इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी इंटीरियर साइड पे जो है वो कोई फ्लूइड मौजूद होता है ऑर्गेनिक मैट्रिक्स की तरह का, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं। जिस तरह साइटोप्लाज्म में भी हमने कहा था कि उसमें प्रोटीन्स और डिफरेंट मजीद उसमें सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, कंपाउंड्स पाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कोई फ्लूइड पाया जाता है और वो ऑर्गेनिक मैट्रिक होता है। उसके अंदर जो है केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। On the cristae are located enzyme and coenzyme by means of which carbohydrate, fatty acid and amino acid are metabolized to carbon dioxide and water। अब ये जो क्रिस्टी है उस पर जो का एंजाइम्स मौजूद होते हैं और को एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, को एंजाइम्स हमने एंजाइम्स के चैप्टर में हमने ये एंजाइम्स और को एंजाइम्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आप भी आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप चैप्टर नंबर 3 को एक दफ़ा फिर सुन लें, आपको ये इसका आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाई मीन ऑफ विच कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स एंड एमाइनो एसिड्स आर मेटाबोलाइज्ड। तो इसमें जो है क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि स्टार्च वगैरह या फिर लिपिड्स हैं या फिर प्रोटीन्स वगैरह हैं, वो मेटाबोलाइज्ड होते हैं और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और O2 फिर वहाँ से बन जाता है। ये इनकी मेटाबोलाइजेशन के बाद स्टार्च वगैरह, लिपिड्स या फिर प्रोटीन्स वगैरह ये मेटाबोलाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बन जाता है वहाँ पे। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. Energy in the form of ATP is released in this process which is stored within mitochondria। एनर्जी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो एटीपी बनती है एनर्जी की एक फॉर्म है एटीपी, जिसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये रिलीज होती है प्रोसेस के दौरान, फिर जाके ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर हो जाती हैं। और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी रिच कंपाउंड है। एटीपी जो है वो एनर्जी रिच कंपाउंड है और ये जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए ये सेलुलर लेवल तक उनके एक सेल को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। हेंस माइटोकॉन्ड्रिया आर नाउन एज पावर हाउस। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये एक एक सेल को जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हैं उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ मौजूद है वहाँ पे ये एनर्जी मुहैया करता है उनको। वेयर एनर्जी इज स्टोर्ड एंड रिलीज वेयर एंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड बाई अ लिविंग बॉडी। ये जब एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये प्रोवाइड करता है और जहाँ पे बनाने की ज़रूरत है वहाँ पे एनर्जी को ये रिलीज करता है। Mitochondria have a semi-autonomous existence in the cell. They have their own DNA that direct production of some of their component proteins, and they can divide in half and thus reproduce independently of the cell's normal cell division cycle। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस होती हैं सेल में इसकी। इसके बाद जो है इसका अपना डीएनए होता है जो कि डायरेक्ट प्रोडक्शन करता है अपने जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन कंपोनेंट्स है, इसकी
प्रोडक्शन करता है, एंड दे कैन डिवाइड इन हाफ एंड दस रिप्रोड्यूस, और फिर ये जो है हाफ हो जाता है और फिर ये रिप्रोड्यूस करता है इंडिपेंडेंटली, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता। ऑफ द सेल्स नॉर्मल सेल डिवीजन साइकिल, यानी ये इसका अपना डीएनए होता है और फिर इसमें जो है ये फर्दर ये डिवाइड भी होता है, क्योंकि इसमें जो है जो प्रोडक्शन होती हैं प्रोटीन्स की या फिर प्रोटीन कंपोनेंट की इसके अंदर प्रोडक्शन होती है, जिसकी बिना पर ये डीएनए जो है इसको ये डिवाइड कर सकता है और ये रिप्रोड्यूस भी उसको वहाँ पे कर सकता है इंडिपेंडेंटली, यानी इसके अंदर जो है सेल डिवीजन नॉर्मली होती है। ये आपकी बुक की जो डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया की ये दिखाई गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दिखाई कि जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, हमने कहा था कि जो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, तो इट मीन्स डेट कि इसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मौजूद होगी। और हमने कहा था कि इसके अंदर जो है कुछ पार्टीशंस वगैरह इसमें मौजूद होंगे। तो इनको कहा गया था कि क्रिस्टी इसको कहा था, क्रिस्टी इसको कहा था, और क्रिस्टाई या क्रिस्टी जिसको कहा जाता है, प्रोनाउंस आप जिस तरह से भी करें। इसके बाद जो है हमने कहा था इसके इनर साइड पे जो है कुछ फ्लूइड वहाँ पे मौजूद होगा, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह वहाँ पे मौजूद होंगे। तो वो मैट्रिक्स जिसको हमने कहा था ऑर्गेनिक मैट्रिक्स या फिर फ्लूइड उसको हमने नाम दिया था। ये जो ब्लैक ब्लैक जो अंदर का जो पोर्शन नज़र आ रहा है फोल्डिंग्स के अंदर, ये मैट्रिक्स है। इसके ऊपर जो डायग्राम दिखाई गई है ये मैट्रिक्स को दिखाया गया। आई थिंक पता नहीं ये क्या शो करने की कोशिश की गई है, आपकी बुक में डायग्राम क्लियर नहीं है, लेकिन आप सेकेंड डायग्राम को अगर मैं दिखाऊं कलर डायग्राम को, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका स्ट्रक्चर या उसकी साख जो है वो कैसे बनी हुई है। अब आप इस कलर स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि इसमें देखिए डीएनए मौजूद होता है फोल्डिंग के फॉर्म में, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें है, और इसमें राइबोसोम्स भी हैं। जो मैट्रिक्स हैं वो फ्लूइड हैं, जिसमें अंदर डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते थे या कंपाउंड्स होते थे ऑर्गेनिक, वो मौजूद हैं इसमें। इसके बाद हमने कहा था कि ये डबल लेयर इसमें होती है, तो इनर और आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा, जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो जगह होती है, खाली जगह जो होती है, उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। इसके बाद जो फोल्डिंग्स हमने कहा था, इसमें फोल्डिंग्स होती हैं, तो फोल्डिंग जो है वो क्रिस्टे इसको कहा जाता है। जो यहाँ पे ये पार्टीशंस बना रही है इसके अंदर फोल्डिंग्स इसमें हो रही हैं। तो ये एक डायग्राम है, कलर डायग्राम, जिसको आपको एज कम्पेयर टू आपके बुक में जो डायग्राम दिया गए हैं उसमें से तो आप इस डायग्राम को देखें तो काफ़ी हद तक आप समझ सकते हैं कि इसमें कैसे डीएनए मौजूद होता है, राइबोसोम्स कहाँ पे होते हैं, मैट्रिक्स कहाँ पे होती है, इसमें जो लेयर है या जो मेम्ब्रेन जिसको हमने कहा था वो कैसी होती हैं। सही है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे, गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस को डिस्कस करने से पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बात मैं ऐड करती चलूँ, क्योंकि जब इसका टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने में भूल गई थी। ये आपके बुक में भी दिखाया गया है एक बॉक्स में, और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो मदर के थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या फिर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये बाय मदर होता है। यानी हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहा जाता है कि वो हमारी माँ से हमें मिला है। अब हम डिस्कस करते हैं गोल्जी ऑपरेटस को, जिसका दूसरा नाम जो है वो डिक्टियोसोम्स है। और गोल्जी एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया, इसीलिए इसका नाम जो है गोल्जी ऑपरेटस रखा गया। गोल्जी ऑपरेटस लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ canalicular system with sacs, but unlike the endoplasmic reticulum, it has prearranged flattened membrane-bounded vesicles which lack ribosome. अब इसका स्ट्रक्चर जो है अगर हम देखते हैं गोल्जी ऑपरेटस का, वो मिलता जुलता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसमें भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह कैनाल सिस्टम है, बट यहाँ पे एक जो डिफरेंट इन दोनों में पाया जाता है, डिफरेंस जो है वो ये है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो
वो ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने कहा जो ट्यूबुलर सिस्टम है वो नेटवर्क की फॉर्म में होता है, लेकिन जो गोल्जी बॉडीज़ हैं या गोल्जी ऑपरेटर्स हैं इनमें जो अरेंजमेंट होती है वो पैरेलल अरेंजमेंट होती है, ये फ्लैटेंड होता है और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। हमने कहा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो दूसरी टाइप थी जिसको हमने कहा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर जो राइबोसोम्स मौजूद होते थे, लेकिन जो गोल्जी ऑपरेटर्स हैं इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होंगे। आफ्टर द नेम ऑफ इट डिस्कवर गोल्जी इट वाज नेम्ड एज गोल्जी बॉडी। देखिए जिस तरह जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया गोल्जी जिसका नाम था उसी के नाम पर जो है इसको गोल्जी बॉडी का नाम दिया गया या फिर गोल्जी ऑपरेटर्स का नाम दिया इसको। The Golgi complex of the plant and lower invertebrate cell is usually referred as dictyosomes. जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या जो गोल्जी ऑपरेटर्स हैं प्लांट और जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं इनवर्टिब्रेट सेल जो है इनमें इसको आमतौर पर डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। The Golgi bodies of plant cell and Golgi complex of animal cell basically have same morphology. गोल्जी बॉडीज अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स में अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, एनिमल सेल्स या प्लांट सेल्स उसको कंपेयर करते हैं तो बेसिकली इनकी मॉर्फोलॉजी जो है वो सेम होती है, यानी स्ट्रक्चरली जो है ये सेम होते हैं। ईच ऑफ देम इज डिस्क शेप एंड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल फ्लैटेंड प्लेट लाइक compartments called cisternae, peripheral network of interconnecting tubules and peripherally occurring vesicles and Golgian vacuoles। अगर हम इसको देखते हैं तो ये डिस्क शेप की अगर ये होती हैं और ये फ्लैटेंड फॉर्म में ये होती हैं, जैसे कि प्लेट लाइक की होती है, जैसे कि एक प्लेट के ऊपर एग रखा जाए तो बीच में जो कंपार्टमेंट जो मौजूद होता है वो बिल्कुल खाली नज़र आता है, एक तह की फॉर्म में ये मौजूद होती हैं जिसको सिस्टर्नी का नाम दिया जाता है। सिस्टर्नी जिसको कहा जाता है यानी ये जो कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें फ्लैटेंड और प्लेट लाइक इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। Peripheral network of inner connecting tubules are peripherally occurring vesicles and Golgi vacuoles। अब इसका जो पेरिफेरल नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टिंग जो इसके ट्यूब्यूल्स होते हैं या पेरिफेरली इसमें जो वेजिकल्स होते हैं और इसमें जो है गोल्जियन वैक्यूल इसमें मौजूद होता है, यानी पूरा एक नेटवर्क होता है इनका वहाँ पे। Usually in animal cells, single Golgi apparatus is found in each cell. In plant cell, there may be more. अगर हम एक एनिमल सेल को उठा के स्टडी करते हैं तो उसमें आमतौर पर एक ही गोल्जी बॉडी या एक ही गोल्जी ऑपरेटस में पाया जाएगा, एक ही सेल की अगर हम बात कर रहे हैं एक सेल में। लेकिन अगर हम प्लांट के एक सेल को उठा के देखते हैं तो उसमें गोल्जी बॉडीज या गोल्जी ऑपरेटस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। Golgi apparatus are especially prominent in glandular cell। Golgi apparatus जो हैं वो ज़्यादातर glandular cell जो होते हैं उसमें ये मौजूद होगा। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि the products of endoplasmic reticulum are modified and stored and then sent to other distinction। अब ये जो प्रोडक्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रेटिकुलम का जो है वो मॉडिफाइड होता है और उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसके बाद जो है ये इसको सेंड किया जाता है, बाकी जो डिस्टिंक्शंस वगैरह डिस्टिंक्शंस वगैरह इसमें जो होती हैं उनको सेंड किया जाता है। अभी कैसे किया जाता है ये डायग्राम में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वहाँ पे आपको डिटेल में बता दूंगी मैं। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कलेक्शन पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये क्या करेंगे, ये जो गोल्जी बॉडीज़ हैं ये सबसे पहले उनका काम जो है वो कि वो उनको कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उनकी पैकिंग करेंगे, पैकिंग करने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे। In addition to its finishing work, the Golgi apparatus manufactures certain macromolecule by itself। फिर ये जो काम जब ख़त्म होता है तो जो Golgi apparatus होते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं खुद से। Many polysaccharides secreted by cells like cell wall
एंड सेल प्लेट मटेरियल इन प्लांट सेल आर गोल्जी प्रोडक्ट्स। जो पॉलीसेक्राइड्स वगैरह जो सेल में होते हैं, या फिर जो सेल वॉल में जो पॉलीसेक्राइड्स हम कहते हैं कि सेलुलोज वगैरह इसमें होते हैं, तो ये जो मटेरियल वगैरह हैं ये असल में गोल्जी का ही प्रोडक्ट है, यानी गोल्जी में ही ये सारी चीज़ें बनती हैं। ये चीज़ों को बनाने का काम जो है ये जो पॉलीसेक्राइड्स वगैरह बनाता है प्लांट में, प्लांट के सेल वॉल में, ये पूरा काम जो है असल में गोल्जी प्रोडक्ट्स ये करते हैं, गोल्जी अपरेटस ये काम करता है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को जो है, इन पॉलीसेक्राइड्स को जो है गोल्जी प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ये जो गोल्जी अपरेटस का जो डायग्राम दिया गया है फिगर नंबर 4.11 आपके बुक के पेज नंबर 65 पर ये मौजूद है। इसमें ये दिखाया गया है कि इसमें सिस्टर नी कैसे होते हैं। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये इनकी जो फोल्डिंग्स वगैरह होती हैं इनको कहा जाता है। ये एक दूसरे के ऊपर तह के फॉर्म में, प्लेट्स के फॉर्म में ये होते हैं, और ये पैरेलल इनके अरेंजमेंट होती है, नेटवर्क फॉर्म में ये नहीं होते, और ट्यूबुलर इनका स्ट्रक्चर होता है। ये हमने पढ़ लिया है पहले ही। अब जो यहाँ पे जो मेन बात समझने की है वो ये है कि जो कप लाइक आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्ट वेजिकल फ्रॉम ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो भी जो वेजिकल आएगा या फिर जो भी प्रोडक्ट आएगा वो इसमें जो है इस कप लाइक स्ट्रक्चर में आके पैक हो जाएगा। पैक होने के बाद ये गोल्जी जो बॉडी है या जो गोल्जी ऑपरेटर्स है इसके थ्रू ये दूसरी साइड से ये निकलेगा। आप देखिए एरो को, एक साइड से ये इंटर हो रहा है और दूसरी साइड से ये निकल रहा है, यानी यहाँ पे इसकी पैकिंग वगैरह होगी, सही है, और यहाँ पे ये बनेगा, बनने के बाद ये दूसरी साइड से निकलेगा। यानी इनकी जो शिपिंग साइड है वो डिफरेंट होगी। एक साइड से इंटर होगा तो ये दोबारा उसी साइड से नहीं निकलेगा, बल्कि इसके अपोजिट डायरेक्शन से या फिर किसी दूसरी साइड से ये निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो वेजिकल्स हैं उसके ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पे दो साइड्स को दिखाया गया है, लेकिन उसी सेम डायरेक्शन में या उसी सेम साइड में इसके जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, ये दूसरी अपोजिट साइड्स में से या दूसरी साइड से ये निकल रहा है। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। Lysosomes. These are spherical bodies a few micrometers in diameter surrounded by a single membrane originated by Golgi apparatus and containing digestive enzymes. जो लाइसोसोम्स होते हैं ये स्फेरिकल इनकी बॉडी होती है। अगर इसके डायमीटर को अगर हम देखते हैं तो ये फ्यू माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर इसकी होती है और ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है। बाकी जितने भी हमने अब तक ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडीज हो या फिर न्यूक्लियस हो, हमने उनमें ये पढ़ा है कि ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन जो लाइसोसोम है वो सिंगल मेम्ब्रेन होगा और ये ओरिजिनेट होगा गोल्जी अपरेटस से और इसमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। दे ऑकर ओनली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। ये जो एनिमल्स के साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे, सिर्फ एनिमल्स में ये होंगे, साइटोप्लाज्म में, एनिमल्स के साइटोप्लाज्म में ये होंगे। एंड फंक्शन इन द डाइजेशन ऑफ मटेरियल टेकन इनटू द सेल बाय फेगोसाइटोसिस। और ये डाइजेशन का काम करेंगे ऐसे मटेरियल जो सेल लेता है फेगोसाइटोसिस के थ्रू। फेगोसाइटोसिस यानी वो प्रोसेस ऑफ ईटिंग है जिसमें सेल जो है किसी सॉलिड बॉडी को ईट करता है। ये प्रोसेस इस तरह से होता है कि सेल उस सब्सटेंस के करीब जाता है और फिर वहाँ पे सेल के साइज जो है वो चेंज हो जाती है, शेप जो है वो चेंज हो जाती है। इस तरीके से वो जिस तरह से इंडोसाइटोसिस या एक्टोसाइटोसिस हम जो प्रोसेस पढ़ा है बिल्कुल इसी तरह से का एक प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस। इसमें यही होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इनगल्फ कर लेता है सेल। अब इस प्रोसेस में जो है जो फूड पार्टिकल होता है, जो सब्सटेंस होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है।
तो सेल जो है उसमें मौजूद ये जो फेगोसाइटोसिस से लिया हुआ जो सब्सटेंस है या जो फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम्स, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि इसमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं. एज बैक्टीरिया आर इंजेस्टेड बाय विद वाइट ब्लड corpuscles. जिस तरह से जो है बैक्टीरिया इंजेस्ट करते हैं वाइट ब्लड सेल में जो corpuscles होते हैं वो corpuscles जो होते हैं वो ऐसे माइन्यूट बॉडीज होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मौजूद होती हैं या फिर जो हमारे WBCs है उनमें मौजूद होती हैं. Normally the function is destroys of foreign particles and burn out cellular components. Normally इनका जो फंक्शन होता है जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, इनका काम ही यही है. हाँ, इसके बाद जो है when the membrane of lysosome is ruptured the cell undergoes chemical broken or lysis. जब सेल का ये जो मेम्ब्रेन होती है सिंगल मेम्ब्रेन होता है, जब इससे लाइसोसोम के जो मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाए तो सेल को जो है केमिकल खतरात जो है इसको हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मौजूद जो केमिकल्स वगैरह हैं वो ब्रेकडाउन होंगे और वहाँ पे लिसिस का जो प्रोसेस होगा, लिसिस कहते ही ब्रेकडाउनिंग को है, जिसकी बिना पर वहाँ पे जो सेल हैं उसके लिए उसमें जो है डिफरेंट केमिकल जो हैं में भी हो सकता है वो केमिकल टॉक्सिक हो, वो हार्मफुल साबित हो सकते हैं. Since release of enzyme cause a cell to destroy itself by digesting its own protein, lysosomes have been referred as suicide cells, and this process is called autophagy. जो रिलीज होते हैं इंजाइम्स यहाँ से और वो काज करते हैं सेल को डिस्ट्रॉय करने में, इसको अपने प्रोटीन्स को ये डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें होते ही डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो जिसकी बिना पर अगर ये इसके अपने ही प्रोटीन्स को सेल्स के अपने ही प्रोटीन्स को ये डाइजेस्ट करते हुए चले जाएंगे तो सेल के लिए जो है ये एक डेंजरस बात होगी. और इस जो प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोफेगी कहा जाता है, इसीलिए लाइसोसोम को जो है सुसाइड सेक भी कहा जाता है, क्योंकि इसका काम जो है ये डाइजेशन का काम करता है. तो इसके अगर इसकी मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर्ड हो जाए तो वहाँ से जितने भी केमिकल जो रिलीज होंगे लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो सेल में मौजूद जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे. डाइजेस्ट करने से सेल का जो फंक्शन है या फिर सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. तो मेनली जो लाइसोसोम का काम यही है कि ये डाइजेशन का काम करता है लिपिड्स और प्रोटीन्स वगैरह का. डायग्राम को आप देखें, ये आपके बुक के पेज नंबर 66 में दिखाई गई है. फिगर 4.12 फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, यानी इसके फॉर्मेशन कैसे होती है और इसका फंक्शन कैसे होता है. तो आप देखें कि जो गोल्जी बॉडीज है यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट ट्रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे दिखाया गया है. फिर वहाँ से ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं ये इंटर होंगे गोल्जी अपरेटस में, और गोल्जी अपरेटस से जो है यहाँ पे जो ऑटोफेगी का प्रोसेस है वो कैसे होगा, क्योंकि ये इसके अंदर इसके ऊपर जो लेयर होती है सिंगल लेयर जो होती है लाइसोसोम्स के अंदर ये डैमेज होगी. डैमेज होने के बाद ये फिर वहाँ पे डाइजेशन का काम करेगा, जिसके बिना पर सेल जो है वो डैमेज हो सकता है. तो इस प्रोसेस को हमने कहा था कि ये ऑटोफेगी है. और यहाँ पे आप दूसरी जो लाइन जा रही है उसमें आप देखें कि जो लाइसोसोम्स हैं वो कैसे फिर डाइजेशन का काम करते हैं. तो आप देखिए इस बोर्ड में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे जो फूड पार्टिकल है वो आगे इसमें अटैच हो रहा है. फिर यहाँ से फिर जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है. फेगोसाइटोसिस में जो फूड वैक्यूल है वो और जो लाइसोसोम है वो आपस में अटैच्ड हो जाएंगे, और फिर लाइसोसोम जो है वो वहाँ पे जो फूड वैक्यूल था या फिर जो फूड उसने लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उसकी डाइजेशन यहाँ पे होती है. तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक यहाँ पे डाइजेशन का हो रहा है, दूसरा यहाँ पे ऑटोफेगी का काम हो रहा है. ऑटोफेगी में इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो रही है, रप्चर हो रही है लाइसोसोम की, जबकि डाइजेशन में जो लाइसोसोम है वो जाके फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो रहा है और वहाँ पे मौजूद जो फूड पार्टिकल हैं उसको ये डाइजेस्ट कर रहा है.
तो इसका मतलब ये है कि जो लाइसोसोम है उसका जितना फ़ायदा है सेल के लिए उतना उसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये सेल के लिए किसी भी वक्त ख़तरे का साबित बन सकता है और ये सेल को डैमेज कर सकता है। Lysosomal storage diseases. Disturbance in lysosome function has profound effect on human health. अब ये जो लाइसोसोम है इसके अगर इसमें डिस्टर्बेंस हो जाए तो इसकी वजह से जो है ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। In 1965, W.G. Hertz of Belgium explained how the absence of apparently unimportant lysosomal enzyme, a glucosidase, could lead to the storage of undigested glycogen accumulate in lysosome, causing swelling of the organelles and irreversible damage to the cell and tissues. यहाँ पे ए ग्लूकोसाइडेज का नाम दिया गया है। तो ये ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं जो ग्लूकोज बनाते हैं। तो एनिमल्स में जो ग्लूकोज या एनिमल से ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो इनमें ग्लूकोज जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर रहता है। अगर लाइसोसोम जो है वो इनको डाइजेस्ट करना छोड़ दे तो ये वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। किसी चीज़ का हद से ज़्यादा बढ़ जाना भी नुकसानदेह साबित होता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अगर जो लाइसोसोम एंजाइम है वो डाइजेशन का काम नहीं करेंगे तो वहाँ पे ग्लाइकोजन जो है वो अनडाइजेस्टेड ग्लाइकोजन जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी बिना पर वहाँ पे स्वेलिंग होगी, फूल जाएगा वो हिस्सा ऑर्गेनेल्स का, और फिर क्या करेगा वहाँ पे मौजूद जो सेल्स या टिश्यूज हैं उसको डैमेज करेगा। Disease of this type characterized by deficiency of lysosomal enzymes and corresponding accumulation of undegraded substrates are called lysosomal storage disorders. अब ऐसी बीमारियां जो लाइसोसोमल एंजाइम्स की कमी की बिना पर पैदा होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अनडिग्रेडेड या फिर जो कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी वहाँ पे एक्यूमुलेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे मौजूद लाइसोसोम जो है वो कम है या फिर उनकी डिफिशिएंसी वहाँ पर है या फिर वहाँ पे अपने वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो स्टोरेज होगी या फिर एक्यूमुलेशन होगी जिसकी बिना पर जो बीमारियाँ काज होती हैं उनको कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। Over 30 disorders have been reported. Out of them, some are described in the following. अब इस तरह की बीमारियां तो 30 से ज़्यादा हैं जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर की वजह से होती हैं, लेकिन इनमें से 3 को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो दिखाई गई हैं स्फिंगोलिपिड स्टोरेज डिजीज, जो स्फिंगोलिपिड जो है उसके स्टोरेज से जो डिजीज काज होती हैं उनके बारे में और इनके अलामात या फिर या इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये डिजीजेस और कंसिक्वेंस को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं टी सेक डिजीज। टी सेक डिजीज में मेंटल रिटार्डेशन होती है, ब्लाइंडनेस होती है, डेथ हो जाती है 3 एज में ही यानी 3 साल की उम्र में ही डेथ हो जाती है। यहाँ पे जो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं मेंटल रिटार्डेशन यानी ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं, इसके बाद ये ब्लाइंड होते हैं। गॉशर डिजीज में क्या होता है लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट, इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स, मेंटल रिटार्डेशन इन इन्फेंटाइल फॉर्म ओनली। अच्छा यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लॉन्ग बोन्स हैं उनकी एरोजन होती है। इसके बाद और यहाँ पे ये बताया गया कि मेंटल रिटार्डेशन इसमें होती है और इनफर्टाइल फॉर्म इनमें रहती है, यानी इनमें ये रहता है कि जैसे कि उनका बचपन है, अभी तक बचपन का जो उनका जहनियत थी वही वो वैसे ही रहती है इसमें। इसके बाद जो है क्रेब्स डिजीज़ जो है इसमें बताई गई हैं। लूज ऑफ माइलिन इसमें होगी, माइलिन शीट जो है इसके लूज उसका लूज होगा और मेंटल रिटार्डेशन इसके फिर वही जो अलामत जो बाकी जो गॉशर और टी सेक्स डिजीज में थी बिल्कुल इसी तरह इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होगी और डेथ जो है वो 2 एज में ही डेथ हो जाएगी। तो मेनली अगर हम देखते हैं इन चीज़ों में तो जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हैं वो उनकी वजह से जो है डेथ जो है वो 2 या 3 साल की उम्र में ही डेथ हो जाती है।
किसी भी किस्म के क्वेश्चन या क्वेरी के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लीज़ हमारे यूट्यूब के चैनल अल्पाइन अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।